देशाचे विरोधक आपल्या पराभवाच्या निराशेमुळे खोट्या बातम्या पसरवण्याचं काम करतायत। यातूनच त्यांनी भारतीय रेल्वेवर सुद्धा निशाणा साधला। जगातील 4थ्या क्रमांकाचं रेल्वे नेटवर्क असलेल्या भारतीय रेल्वेला टार्गेट करणाऱ्यांना हे सांगणं अतिशय महत्त्वाचं आहे की त्यांच्या तुलनेत मोदी सरकारनं किती पटीनं सुधारणा केली। सगळ्यात आधी रेल्वे सुरक्षेवरील खर्चापासून सुरुवात करूया। 2004 ते 14 दरम्यान यूपीए सरकारच्या काळात 1.64 लाख कोटी रुपये खर्च झाले, तर मोदी सरकारच्या काळात हा आकडा 8.26 लाख कोटींवर पोहोचला, म्हणजेच यूपीए पेक्षा 7 पटीनं जास्त। ट्रॅक नूतनीकरणाबद्दल बोलायचं झालं तर यूपीएच्या काळात 4,702 कोटींच्या तुलनेत त्यावर 10,201 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, म्हणजे दुपटीहून अधिक। ट्रॅक नूतनीकरणात देखील यूपीएच्या काळात 32,260 किलोमीटरच्या तुलनेत 43,335 किलोमीटर ट्रॅकचं नूतनीकरण करण्यात आलं। 31 मार्च 2014 पर्यंत मानवरहित लेव्हल क्रॉसिंगची संख्या 8,948 होती, ती 0 पर्यंत कमी करण्यात आली। 2014 मध्ये फक्त 90 धुके सुरक्षा उपकरणांच्या तुलनेत आज 19,742 अशी उपकरणं बसवण्यात आली आहेत। या सर्व सुधारणांच्या परिणामामुळे रेल्वे अपघातांमध्ये 60% घट झाली आहे। यूपीए दरम्यान झालेल्या 1,711 रेल्वे अपघातांच्या तुलनेत आज हा आकडा 678 वर आलाय। रुळावरून घसरण्याची प्रकरणं देखील 867 वरून 426 पर्यंत कमी झाली आहेत। हे टाळण्यासाठी एक ऑटोमॅटिक रेल प्रोटेक्शन सिस्टीम सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे असे अपघात रोखले गेले। 70 वर्षांचे खड्डे बुजवणं हे निश्चितच अवघड आहे, पण मोदी सरकारनं ज्या वेगानं पावलं उचलली त्यामुळे जागतिक दर्जाची रेल्वे सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा संकल्प अधिक बळकट झालाय। कसं काय मुंबई? आज आम्ही तुम्हाला मुंबईमधील आगामी मोठ्या प्रोजेक्ट बद्दल सांगणार आहोत। कल्पना करा की जर तुम्ही समुद्री मार्गाने दक्षिण मुंबईहून पश्चिम उपनगरात जात आहात, ना हॉर्नचे कर्कश भोंगे ना ट्रॅफिक जाम, तुमच्या भेटीला येत आहे मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। पण थांबा, हा प्रोजेक्ट म्हणजे फक्त एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाण्यापुरता मर्यादित नाही। यामध्ये बरंच काही आहे। तुम्ही जर काही निवांत ठिकाणं शोधत असाल तर इथे फिरण्यासाठी उद्यानं आहेत, गार्डन्स आहेत। जर तुम्हाला कसरत करायची असेल तर इथे ब्रँड न्यू स्पोर्ट फॅसिलिटी आहे। इथे सुंदर फुटपाथ आहे, जिथे तुम्ही इंस्टाग्रामवर टाकण्यासाठी सुंदर सुंदर फोटो काढू शकता। आणि जर दृश्यांबाबत म्हणाल तर इथे शहराच्या आकर्षक दृश्यांचा आनंद लुटण्यासाठी विविंग डेकची सुविधा आहे। असं नाही की या प्रोजेक्टमुळे फक्त आपल्या शहराच्या सुंदरतेतच भर पडेल किंवा शहरातील फक्त ट्रॅफिक स्थितीत सुधारेल, तर यासोबत शहराचे जीवनमान सुधारेल, आपल्याला जीवनाचा आनंद लुटता येईल, अनेक आयुष्य जोडली जातील। जर तुम्ही पश्चिम मुंबईशी जोडले जाण्याचा विचार करत असाल तर मुंबई कोस्टल रोड हा सर्वात बेस्ट मार्ग आहे। विश्वास ठेवा, हा मार्ग गेम चेंजिंग असणार आहे। मोदी जरुरी आहेत, कारण 100हून अधिक वंदे भारतची झाली स्वारी, आता आहे बुलेट ट्रेनची बारी। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा, पुन्हा एकदा मोदी सरकार। मोदी जरुरी आहेत कारण यूपीआय आणि इंटरनेट पोहोचलं कानाकोपऱ्यात। जगभरात वाढते आहे रुपयाची ताकद। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा, पुन्हा एकदा मोदी सरकार। खुश खबर, भारतीयांना आता अत्याधुनिक प्रणालीच्या जागतिक दर्जाच्या इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी करता येणार। मोदी सरकारनं नुकतीच इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाला मंजुरी दिली आहे। आता टेस्ला सारखे नावाजलेले ब्रँड भारतात येण्यास मार्ग मोकळा झालाय। नवीन ईव्ही धोरणानुसार जागतिक स्तरावरील ई वाहन उत्पादकांकडून किमान 4,150 कोटी रुपये गुंतवणूक आवश्यक आहे। कमाल गुंतवणुकीवर कोणतीही मर्यादा नाही। भारतात मॅन्युफॅक्चरिंग सुविधा उभारण्यासाठी आणि ई वाहनांचं उत्पादन सुरू करण्यासाठी 3 वर्ष मुदत देण्यात आली आहे। कमाल 5 वर्षांच्या आत 50% स्थानिकीकरण करायचं आहे। 5 वर्षांसाठी आयात वाहनांसाठी 15% इतकं कमी आयात शुल्क असेल। भारताला इलेक्ट्रिक वाहनांचं उत्पादन केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण राबवलं जाणार आहे। यामुळे
भारतीय ग्राहकांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल. मेक इन इंडिया उपक्रमाला चालना मिळेल. मोठ्या प्रमाणावर अर्थव्यवस्था वाढीस लागेल. उत्पादन खर्च आणि कच्च्या तेलाची आयात कमी होईल. व्यापार तूट कमी होईल. विशेषतः शहरांमध्ये वायू प्रदूषण कमी होईल. आरोग्य आणि पर्यावरणावर सकारात्मक परिणाम होईल. जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने वाराणसी से किए बनास डेयरी अमूल प्लांट का वादा महज 26 महीनों में पूरा किया. 23 दिसंबर 2021 में पीएम मोदी ने वाराणसी में बनास डेयरी अमूल प्लांट की आधारशिला रखी थी. आज यहाँ बनास काशी संकुल का शिलान्यास किया गया है. मुझे खुशी है कि यूपी आज देश का सबसे अधिक दूध उत्पादक राज्य तो है ही, डेयरी सेक्टर के विस्तार में भी बहुत आगे है. वहीं 23 फरवरी 2024 को मोदी जी ने ही किसान भाइयों और पशुपालकों को ये बनास डेयरी प्लांट समर्पित किया. साथियों, बनास डेयरी प्लांट का शिलान्यास मैंने 2 वर्ष पहले किया था और इसलिए तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी. करखियाओं एग्रो पार्क में 30 एकड़ में निर्मित बनास डेयरी अमूल प्लांट का निर्माण 622 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है. इस प्लांट के निर्माण से जहां पूर्वांचल के तकरीबन 1346 गांवों के 1 लाख लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं, तो वहीं ये प्लांट किसानों और महिला पशुपालकों के जीवन में नई खुशियां लेकर आया है. बनास डेयरी अमूल प्लांट में नई तकनीक के उपकरण लगाए गए हैं. फिलहाल इस डेयरी के लिए 5 से 50 किलोमीटर में दूध कलेक्शन के लिए 5 चिलिंग सेंटर लगाए गए हैं, जिनकी संख्या भविष्य में बढ़कर 13 कर दी जाएगी. और इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र के हर गांव में दूध कलेक्शन सेंटर खोला जाएगा, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर दुग्ध क्रय समिति का निर्माण किया जा रहा है. ये मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व और मजबूत नीतियों का ही परिणाम है कि बनारस में रिकॉर्ड समय में इस डेयरी प्लांट का निर्माण संभव हो पाया है, जिससे यहाँ के आसपास के किसानों एवं पशुपालकों के लिए आय के नए रास्ते खुले हैं. साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिली है. जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अपने वादे को पूरा किया है. 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी. लखनऊ में कनाडा की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा. इससे घर और तेजी से बनेंगे. और 10 मार्च 2024 को लखनऊ के इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया. पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है. इन विकास परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश और देश के सभी राज्यों की जनता को बधाई देता हूं. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 1040 मकानों का निर्माण हुआ है. ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट 2 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है. इन आवासीय इमारतों में मूलभूत सुविधाओं के साथ कम्युनिटी सेंटर, कमर्शियल सेंटर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं. इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 14 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं. इन इमारतों में बनाए गए फ्लैट्स का कारपेट एरिया 34.54 वर्ग मीटर रखा गया है. इस परियोजना में अनुसूचित जाति के लिए 135 और ओबीसी वर्ग के लिए 219 फ्लैट्स आरक्षित हैं. लखनऊ में बने इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरह पीवीसी स्टेन ग्लेस फॉर्म वर्क तकनीक का उपयोग किया गया है.
इस प्रणाली में प्री फैब्रिकेटेड पीवीसी वॉल पैनल और प्री इंजीनियर्ड स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन को साइट पर ले जाया जाता है और सभी अनुभागों को क्रेन की सहायता से नींव पर खड़ा किया जाता है। फिर दीवारों और फर्श का फ्रेम स्थापित किया जाता है, जिसके बाद सभी पैनलों को कंक्रीट से भर दिया जाता है, जिससे ये मकान मजबूत बनते हैं और इसमें जल की बचत भी होती है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक अभूतपूर्व कार्य किए हैं। पीवीसी स्टेन प्लेस फॉर्म वर्क तकनीक से बने लखनऊ के लाइट हाउस प्रोजेक्ट में गरीबों को मिले पक्के घर गरीब कल्याण की दिशा में किए गए मोदी सरकार के कार्यों में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाते हुए देश के पूर्वी छोर पर अरुणाचल प्रदेश के डोनी पोलो एयरपोर्ट के वादे को पूरा किया। 9 फरवरी 2019 को पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखी थी। संभवतः ये पहली बार है कि भारत में किसी भी राज्य में एक एयरपोर्ट पर काम पूरा हुआ हो और दूसरे पर काम शुरू हुआ। आपको आश्वस्त करता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के इस दूसरे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन भी समय से ही करने का प्रयास किया जाएगा। और अपने इस वादे को पूरा करते हुए 19 नवंबर 2022 को डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन भी मोदी जी ने ही किया। कि फरवरी 2019 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और आप तो जानते हैं हम एक ऐसा वर्क कल्चर लाए हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं, उद्घाटन भी हम ही करते हैं। करीब 645 करोड़ की लागत से बना डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। 694 एकड़ में बने इस हवाई अड्डे पर 2300 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जो हर मौसम में संचालन के लिए उपयुक्त है। टर्मिनल बिल्डिंग में एक समय में एक साथ 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। इस एयरपोर्ट से एयरबस 320 जैसे विमानों का परिचालन हो रहा है। हवाई अड्डे पर 4 Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टरों की पार्किंग के लिए अलग से एप्रन विकसित किए गए हैं। ये सुविधा मेडिकल इमरजेंसी और प्राकृतिक आपदाओं में भी उपयोगी साबित होगी। ये एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से हवाई मार्ग के माध्यम से देश के अन्य प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के व्यापार और पर्यटन को नए पंख दे रहा है। डोनी पोलो एयरपोर्ट जहां एक ओर अरुणाचल की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विकसित भारत के संकल्प में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सशक्त होंगे देश के अन्नदाता तो समृद्ध होगा नया भारत। प्रधानमंत्री के रूप में एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने इस भाव को दिया है नया बल। नई सरकार का सुदृढ़ है हौसला। अब होगा किसानों का पूरा सम्मान। इसकी मिसाल है पीएम मोदी का पहला फैसला, जिससे गूंज उठी है किसानों की जय जयकार। 9 करोड़ से अधिक किसानों को जल्द ही मिलने वाली है किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त, ताकि किसान भाई बहनों का जीवन हो आसान और रहे सुरक्षित उनका सम्मान। अब किसानों को नहीं रही फसल के लिए बीज, खाद और दवा खरीदने की चिंता। मोदी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है किसानों के प्रति कि एक तो हमारा 2-2 हज़ार रुपये देने से 4-4 महीने की अवधि में 2-2 हज़ार रुपये देने से किसानों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना गरीब और असहाय किसानों के लिए वरदान है। बिचौलिए का अब कोई काम नहीं, भ्रष्टाचार का अब कोई नाम नहीं। अन्नदाता के हक का पाई पाई अब जा रहा है सीधे किसान के खाते में। किसान का सम्मान बना रहे, यही तो है संकल्प पीएम किसान सम्मान निधि का। मेरे किसान भाइयों बहनों, जब केंद्र में किसान का हित सोचने वाली
किसान की चिंता करने वाली सरकार होती है, तभी इस तरह की योजनाएं मुमकिन होती है, जमीन पर उतरती है, नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाते हैं। देशात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिलाय. महाराष्ट्रामध्ये 81,000 कोटींची गुंतवणूक होतीये. महायुती सरकारनं नुकतीच 7 मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे तब्बल 20,000पेक्षा जास्त युवकांच्या हाताला काम मिळणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकल, सेमी कंडक्टर चिप्स, लिथियम बॅटरी, सोलर पीव्ही, मॉड्यूल्स आणि इलेक्ट्रोलायझर, मद्यार्क निर्मिती आणि फळांचा पल्प या प्रकल्पांचा समावेश आहे. राज्यात कुठे कुठे ही गुंतवणूक होणार आहे ते पाहूया. विदर्भातील नागपूर येथे जवळपास 33,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. यामध्ये 3 मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. आवाडा इलेक्ट्रो, JSW एनर्जी, PSP 11 आणि पॅरनॉड रिकार्ड इंडिया या कंपन्यांचा समावेश आहे. यातून 14,000 रोजगार तयार होणार आहेत. मराठवाड्यात 27,000 कोटी रुपयांची भरघोस गुंतवणूक होतीये. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहन निर्मितीचा प्रकल्प सुरू होणार आहे. कोकण आणि मुंबई विभागात जवळपास 21,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. पल्प निर्मितीच्या प्रकल्पामुळे फळबाग शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. तसंच स्थानिकांना रोजगार मिळणार आहे. तसंच सेमी कंडक्टर चिप निर्मिती एकात्मिक प्रकल्पही इथे येणार आहे. सर्वच आघाड्यांवर महायुती सरकार घोडदौड करत आहे. यातून राज्यातल्या सर्वांची आर्थिक उन्नती साधून महाराष्ट्र देशातील अग्रेसर राज्य बनेल. मोदींनी महाराष्ट्रासाठी काय केलं याचं उत्तर द्यायला गेलो तर वेळ कमी पडेल. कारण या देशाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी मोदींनी रस्ते, पाणी, आरोग्य, अर्थव्यवस्था अशा सर्वच क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. चला तर मग एक नजर टाकूयात मोदींच्या महाराष्ट्रातील विकास कामांवर. मोदींच्या योगदानामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी तब्बल 4,11,002 कोटींचा कर हस्तांतरित करण्यात आला. जर तुम्ही युपीएचा कार्यकाळ तपासला तर मोदींमुळे अवघ्या 10 वर्षात कर हस्तांतरणामध्ये 330% वाढ झाली आहे. मोदींच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राच्या विकासानं मोठी भरारी घेतली आहे. आज स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत 6,500 कोटींहून अधिक निधी जारी करण्यात आलाय. भारतातील सर्वात लांब अटल सेतूचं उद्घाटन केलं. 6 वंदे भारत रेल्वेची भेट दिली. मेट्रोचं महाजाळं उभारलं. रेल्वे प्रकल्पांसाठी 15,554 कोटींची तरतूद केली. 126 रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास केला. 4 ग्रीनफील्ड कॉरिडॉर बांधले. त्र्यंबकेश्वरसाठी सुमारे 53 कोटी रुपये मंजूर केले. उडान योजनेअंतर्गत 6 विमानतळ कार्यान्वित केली. 41 नवीन हवाई मार्ग बांधले. 13,315 किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. अमरावती टेक्सटाईल पार्क उभारणार आहे. अहो थांबा, मोदींनी केलेल्या विकास कामांची लिस्ट काही इथेच थांबत नाहीये. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला समृद्ध करण्यासाठी असंख्य कल्याणकारी योजना राबवल्या. गरीब जनता सुखी आहे. आपल्या बळीराजाला समृद्ध करण्याच्या गॅरंटीनुसार मोदींनी PM किसान सन्मान योजनेतून तब्बल 87 लाख शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे. पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा योजनेत 1.35 कोटी लाभार्थी आहेत. पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेत 3.12 कोटी लाभार्थी तर अटल पेन्शन योजनेत 57 लाख लाभार्थी आहेत. रोजगार वृद्धीतून विकसित महाराष्ट्र करणाऱ्या मुद्रा योजनेतून 2,33,000 कोटींचं कर्ज वाटप झालं. स्टँडअप इंडिया मधून 4,792 कोटींचं कर्ज वाटप तर PM स्वनिधी मधून 7,65,000 विक्रेत्यांना लाभ झालाय. तुम्हाला माहितीच असेल, घरोघरी स्वच्छ पाण्याची मोदींनी गॅरंटी दिली. याच गॅरंटीनुसार महाराष्ट्रात जल जीवन मिशन अंतर्गत 75 लाख घरात नळ कनेक्शन देण्यात आलं. प्रत्येकाला घराचा आधार मिळावा यासाठी सुरू केलेल्या PM आवास योजनेतून 27 लाख घरं मंजूर करण्यात आली. मंडळी, इतकंच काय तर स्वच्छ भारत योजनेतून 78 लाख शौचालयांची निर्मिती केली. आयुष्यमान भारत योजना 2.6 कोटी लाभार्थ्यांना आयुष्यमान होण्याची गॅरंटी मिळाली. उज्ज्वला योजनेतून 52 लाख महिलांना गॅस कनेक्शन तर 300 रुपये गॅस सबसिडी मिळाली. गरीब कल्याण योजनेतून 7 कोटी लाभार्थ्यांना अन्नधान्य पुरवण्याची मोदींची गॅरंटी खरी ठरली आहे. अशा असंख्य योजना आणि विकास कामांच्या माध्यमातून मोदी सरकारनं महाराष्ट्राला विकासाच्या वाटेवर आणलंय. हा विकास इथेच न थांबवता प्रत्येक नागरिकाला सुजलाम सुफलाम करण्याची मोदींनी तर गॅरंटीच घेतली आहे. आणि मोदींची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची ही गॅरंटी. मोदी जरुरी आहे कारण
भारतीय स्टार्टअप्सनी स्वप्नांना दिली नवीन झेप. बनवूया भारताची नवीन ओळख. विकसित भारताचा आजच संकल्प करा. पुन्हा एकदा मोदी सरकार. मोदी जरुरी आहेत, कारण जगात दुसऱ्या नंबर पर्यंत पसरवलं रस्त्यांचं जाळं. रस्ते बांधणीत अमेरिकेला मागे टाकून करूया कमाल. विकसित भारताचा आजच संकल्प करा. पुन्हा एकदा मोदी सरकार. जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक कहे जाने वाला रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया. 2015 में शिवनगरी काशी में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पीएम मोदी के साथ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कई महत्वपूर्ण विकास योजनाओं पर मुहर लगाई थी. देश के विकास की सूरत बदलने के समझौतों के साथ शिंजो आबे ने वाराणसी में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का भी वायदा किया है. और 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया. जब ये रुद्राक्ष काशी ने धारण कर लिया है तो काशी का विकास और ज्यादा चमकेगा और ज्यादा काशी की शोभा बढ़ेगी. 3 एकड़ में निर्मित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को वाराणसी के सिंगरा में करीब 186 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसकी छत शिवलिंग के आकार में बनाई गई है. इस कन्वेंशन सेंटर को जापानी कंपनी ओरिएंटल कंसल्टेंट ग्लोबल ने डिजाइन किया है और जापान की ही फुजीता कॉर्पोरेशन कंपनी ने इसके निर्माण में सहयोग किया है. इस सेंटर में एक साथ 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. साथ ही बड़े हॉल के अलावा 150 लोगों की क्षमता वाला एक मीटिंग हॉल, एक वीआईपी रूम, 4 ग्रीन रूम भी हैं. सेंटर के बाहरी हिस्से में 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं. बेसमेंट में लगभग 120 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है. दिव्यांग जनों के लिए दोनों दरवाजों पर व्हील चेयर की व्यवस्था के साथ दिव्यांग फ्रेंडली शौचालय भी बनाए गए हैं. रुद्राक्ष में छोटा जापानीज गार्डन भी है और 110 किलोवाट की ऊर्जा के लिए सोलर प्लांट लगा है. इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट की ओर से ग्रेडिंग 3 मिली है. वाराणसी का यह सेंटर महज एक बिल्डिंग नहीं बल्कि विकास और आस्था का अद्भुत संगम भी है. ये मोदी जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज धर्म और अध्यात्म की नगरी काशी में विकास की अविरल धारा बह रही है. कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एशिया के सबसे बड़े हाईटेक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के वादे को पूरा किया. 19 सितंबर 2018 में पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि यानी IICC की नींव रखी थी. न्यू इंडिया के एक अहम सेंटर के निर्माण का आज श्री गणेश करने का एक बहुत ही उपयुक्त अवसर है. वहीं 17 सितंबर 2023 को एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के पहले फेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया. आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है. मैं आज यशोभूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं. 221 एकड़ में निर्मित यशोभूमि सेंटर को करीब 25,700 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जबकि पहला फेज तकरीबन 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है. 8.9 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा एरिया में बने कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम बनाए गए हैं. यहाँ के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक साथ 11,000 से अधिक लोग आसानी से बैठ सकते हैं. यहाँ देश का सबसे बड़ा LED मीडिया फेज भी मौजूद है. इसमें 3,000 से अधिक कारों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा और 100 से अधिक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट हैं. यहाँ हर साल 100 से ज्यादा इवेंट आयोजित होने की उम्मीद है.
यशोभूमि सेंटर की एक खास बात ये भी है कि यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है, जिससे यहाँ 100% खराब पानी फिर से इस्तेमाल हो पाएगा। इसे इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC से प्लैटिनम प्रमाणन प्राप्त हुआ है और यही तकनीक भारत मंडपम में भी इस्तेमाल की गई है। रिकॉर्ड समय में बना यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर भारत की आर्थिक प्रगति और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक शानदार नमूना है। मोदी जरुरी आहेत कारण 10 वर्षात बनलो जगातली 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था। आता $5 ट्रिलियन ची अर्थव्यवस्था बनवूया। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा। पुन्हा एकदा मोदी सरकार। मोदी जरुरी आहेत कारण 3 कोटी लोकांना मिळाली आहेत स्वतःची घरं। पूर्ण करायचं आहे प्रत्येक गरीबाच्या पक्क्या घराचं स्वप्न। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा। पुन्हा एकदा मोदी सरकार। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लातूर इथला मराठवाडा रेल्वे कोच कारखाना अखेर या राष्ट्राला समर्पित केलाय। मोदींनी लातूरमध्ये मराठवाडा रेल कोच फॅक्टरी प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं असून रेल्वेला आधुनिक बनवून देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवण्याचं वचनही त्यांनी सत्यात उतरवलंय। विशेष म्हणजे या कारखान्याचे सर्व विभाग नवीन मशीन आणि प्लांटनं सुसज्ज आहेत। ही फॅक्टरी सुरू झाल्यामुळे संपूर्ण मराठवाड्याचा विकास होईल। मोदींच्या नेतृत्वामुळे सुरू झालेल्या या कारखान्यातून तब्बल 1300 लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळेल आणि 10,000हून अधिक लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल। आपल्या भारताला विकासाच्या दिशेने नेण्याचं मोदींचं मिशन आहे। त्यामुळे लवकरच भारत संपूर्ण जगात नावारूपाला येईल। हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। विजेवर चालणाऱ्या रेल्वेंची संख्या वाढवून वंदे भारतचा विस्तार होईल आणि या रेल्वे कारखान्यांमधून तरुणांना रोजगार मिळेल। हीच तर आहे मोदींची गॅरंटी। देशात उद्योग, पर्यटन आणि व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी विमान वाहतूक क्षेत्राच्या विकासाला प्राधान्य दिले। पंतप्रधान मोदी जेव्हा 2014 साली सत्तेत आले तेव्हा देशात केवळ 75 विमानतळ होती, मात्र आता देशात 150 विमानतळ आहेत। म्हणजे मोदीजींच्या नेतृत्वात गेल्या 10 वर्षात दुप्पट विमानतळ उभारण्यात आली। मोदीजींच्या नेतृत्वात देशातलं पहिलं विमान वाहतूक धोरण बनवण्यात आलं। सत्तेत येताच 2016 साली पंतप्रधानांनी स्थानिक विमानतळांच्या विकासासाठी आणि कनेक्टिव्हिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी उडान अभियानाचा प्रारंभ केला। या अभियानात विविध 4 टप्प्यात हवाई वाहतुकीपासून वंचित राहिलेल्या शहरांना तसंच दुर्गम टेकडीवरच्या भागांना आणि बेटांना जोडण्यात आलं। सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे टियर 2 आणि टियर 3 शहरांना मुबलक दरात वाहतूक व्यवस्था सुरू झाल्यानं प्रवासाला गती आली आहे। उडान योजनेअंतर्गत 58 विमानतळ, 8 हेलिपोर्ट आणि 2 वॉटर एरोड्रोम यासह एकूण 68 कमी किंवा सेवेत नसलेली डेस्टिनेशन जोडली गेली आहेत। 425 नवीन मार्ग सुरू करून 29हून अधिक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हवाई कनेक्टिव्हिटी मिळाली आहे। 1 कोटीहून अधिक प्रवाशांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे। नुकतंच भारतानं फ्रान्सच्या एअरबस आणि अमेरिकेच्या बोईंग विमान उत्पादन कंपन्यांसोबत सुमारे 470 प्रवासी विमान खरेदी करण्याचा USD 100 अब्ज किमतीचे 2 मोठे करार केले आहेत। भारत सध्या जगातला 3ऱ्या क्रमांकाचा देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारपेठ बनला आहे। भारताची सध्याची हवाई वाहतूक क्षमता वार्षिक 1 दशलक्ष फेऱ्यांची आहे। पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात मोठ्या शहरांसह लहान शहरांनाही विमान वाहतुकीने जोडले जात आहे। नुकतंच पंतप्रधानांनी देशातल्या सुमारे 12 विमानतळांच्या नवीन टर्मिनलचं उद्घाटन केले। भारताला हवाई पर्यटनाचं हब बनवण्यासाठी भारताचं हवाई क्षेत्र पर्यटन उद्योगाशी आपले संबंध अधिक दृढ करण्यावर भर देत आहे। पंतप्रधानांच्या दूरदर्शी नेतृत्वामुळे देशात विमान वाहतूक क्षेत्र आणि पर्यटनाला चालना मिळत आहे। एवढंच नव्हे तर या विमानतळांच्या माध्यमातून ते देशाची समृद्ध संस्कृती आणि वारशाची माहिती प्रवाशांना आणि विदेशी पर्यटकांना देऊ पाहत आहेत। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे
कि कैसे मोदी सरकार ने देश के हर गरीब को मुफ्त उपचार देने के वादे को पूरा किया है। 23 सितंबर 2018 को रांची की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया था। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है और 5 साल में 34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर मोदी जी ने गरीबों को इलाज के खर्च से चिंता मुक्त बनाया है। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जी हाँ, इस योजना के तहत मोदी सरकार देश में गरीबों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवच दे रही है। वहीं देश में अब तक इस योजना के तहत 34 करोड़ 7 लाख से अधिक गरीबों को ये स्वास्थ्य बीमा कवच मिल चुका है और 6 करोड़ 52 लाख से अधिक गरीब इस आयुष्मान कार्ड के जरिए अपना मुफ्त इलाज करवा चुके हैं। वहीं योजना के तहत हुए इलाज से गरीब मरीजों की अब तक 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1560 से अधिक तरह की बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त होता है, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, स्कल बेस सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी और न्यूरो सर्जरी जैसी बड़ी सर्जरियां शामिल हैं। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने गरीबों के मुफ्त उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसका उदाहरण ये आयुष्मान भारत योजना और गरीबों के चेहरे की मुस्कान है। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दिया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और राष्ट्र को समर्पित किया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। 31 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। ये मार्ग का निर्माण हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर तेज गति से पहुंचाने का अभियान है। वहीं 27 मई 2018 को इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ही किया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अपने आप में देश का पहला एक्सप्रेसवे जो एक्सिस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। ये सड़क सिर्फ 500 दिन में बनकर तैयार हुई है। ये प्रोजेक्ट इसलिए भी खास था क्योंकि इसका उद्देश्य केवल कनेक्टिविटी बढ़ाना नहीं बल्कि दिल्ली के जैम और प्रदूषण को भी नियंत्रित करना था। CRRI की रिपोर्ट के अनुसार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली में करीब 7% तक वायु प्रदूषण कम हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की खासियत, एक्सप्रेसवे का निर्माण तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को मात्र 500 दिनों में तैयार किया गया है। इससे गाजियाबाद, फरीदाबाद, पलवल और ग्रेटर नोएडा के बीच सिग्नल फ्री कनेक्टिविटी को मजबूती मिली है। ये एक्सप्रेसवे इंटेलिजेंट हाईवे, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम से लैस है। मार्ग पर 52 छोटे व बड़े पुल व 8 रेल ओवर ब्रिज व 3 फ्लाईओवर और 151 पैदल अंडरपास व 70 वाहन अंडरपास भी बनाए गए हैं। हर 2 किलोमीटर पर स्पीड कैमरे और मार्ग पर कैंटीन, रेस्ट रूम, पेट्रोल पंप और वॉशरूम की सुविधा है। वहीं लाइटिंग की सुविधा पूरी तरह सौर ऊर्जा द्वारा की गई है और तकरीबन 2.5 लाख पेड़ लगाए गए हैं। दिल्ली के चारों तरफ बनाए गए ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तेजी से बढ़ते आज के भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।
संपूर्ण जगभरात आज जागतिक महिला दिन मोठ्या उत्साहानं साजरा होतोय. याच खास दिनी आपल्या माता भगिनी आणि रणरागिणींना देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुभेच्छा देत अनोखं गिफ्ट दिलंय. आज महिला दिनी मोदी सरकारनं LPG सिलेंडरच्या किमती 100 रुपयानं कमी करण्याचा निर्णय घेतलाय. यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांवरील आर्थिक भार कमी होणार आहे. सगळ्यात विशेष म्हणजे यामुळे नारी शक्तीला मोठा फायदा होणार आहे. संपूर्ण कुटुंबाच्या पोटापाण्याचा विचार करणाऱ्या या महिला मोठ्या काटकसरीनं आयुष्य काढतात. पण अशाच माय माऊलींना प्रकाश झोतात आणण्यासाठी मोदी सरकारनं अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या. PM उज्ज्वला योजनेच्या सबसिडी अंतर्गत 31 मार्च 2025 पर्यंत प्रति सिलेंडर 300 रुपये सबसिडी दिली जाणार आहे. अशात आता पुन्हा मोदी सरकारनं महिला दिनानिमित्त गॅस सिलेंडरच्या किमती 100 रुपयांनी कमी केल्यानं स्त्री वर्गामध्ये आनंद आहे. खरं तर देशातील महिलांचं सक्षमीकरण करण्याची मोदींनी गॅरंटी दिली आहे. आणि मोदींची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची ही गॅरंटी. मोदी जरुरी आहेत, कारण चंद्रावर चंद्रयान पाठवलं, आता माणूस पाठवूया. विकसित भारताचा आजच संकल्प करा. पुन्हा एकदा मोदी सरकार. जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन के अपने वादे को पूरा किया. 24 दिसंबर 2018 को PM मोदी ने पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन की आधारशिला रखी थी. पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन ओडिशा को नई पहचान देने वाली है. यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा करने वाली है. करीब 1200 किलोमीटर की ये पाइपलाइन ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरत को भी पूरा करेगी. और 5 मार्च 2024 को पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन का उद्घाटन भी PM मोदी ने ही किया. आज मुझे पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है. इसके द्वारा कम खर्च में सुरक्षित तरीके से पेट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविधा मिलेगी. ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे संकल्प को मजबूती देगा. 1212 किलोमीटर लंबी पारादीप हैदराबाद उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को करीब 3,300 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है. 4.5 MMTPA की क्षमता वाली ये पाइपलाइन परियोजना ओडिशा के पारादीप रिफाइनरी से शुरू होकर आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम, अच्युतापुरम और विजयवाड़ा से होते हुए तेलंगाना के हैदराबाद के पास मलकापुर के डिलीवरी स्टेशन पहुंचेगी. इस परियोजना की मदद से इस पूरे क्षेत्र को पेट्रोलियम उत्पाद के सुरक्षित और किफायती परिवहन की सुविधा मिलेगी. यह प्रोजेक्ट मोदी सरकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को मजबूती देगा और साथ ही विकसित भारत अभियान का व्यापक आधार साबित होगा. कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं. जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश के हर कोने को आधुनिक वंदे भारत ट्रेन से जोड़ने के अपने वादे को पूरा किया. 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी देश में 75 नई वंदे भारत चलाने की घोषणा. देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है. 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़ करके रही. और उनका विभिन्न चरणों में लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही किया. आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, MP, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है. और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है.
आज देश में 100 वंदे भारत ट्रेन सर्विस हैं और इसका नेटवर्क देश के 250 से अधिक जिलों तक पहुंच गया है। करीब 130 करोड़ की लागत से तैयार वंदे भारत ट्रेन 100% स्वदेशी है। इनका निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया जा रहा है। इनका डिजाइन बुलेट ट्रेन जैसा है और ये मात्र 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। ये ट्रेन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक दरवाजे लगे हैं, सभी कोच वातानुकूलित हैं और इसके स्टिंग चेयर्स 360 डिग्री तक घूम सकते हैं। वहीं ट्रेन में जीपीएस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स के साथ वाईफाई की सुविधा दी गई है। वंदे भारत ट्रेन में जीपीएस प्रणाली लगी है, जिसके माध्यम से आने वाले स्टेशन और अन्य सूचनाओं की जानकारी मिलती है। वहीं स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में हवाई जहाज की तरह बायो वैक्यूम शौचालय का निर्माण भी किया गया है। वहीं रेल मंत्रालय के अनुसार वंदे भारत ट्रेन में लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों ने भी रुचि दिखाई है, जिनका निर्यात जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के विकास और आधुनिकीकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसका उदाहरण आधुनिक रेलवे का प्रतीक तेज रफ्तार में भागती ये वंदे भारत ट्रेनें हैं। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश के किसानों को खुशहाल बनाने के वादे को पूरा किया है। 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था। मैं गोरखपुर के लोगों को तो दोहरी बधाई देता हूं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत के साक्षात गवाह बन रहे हैं। और 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाकर मोदी जी ने किसानों को बीज, खाद जैसी जरूरतों के खर्च से चिंता मुक्त बनाया है। आज देखिए, मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए, छोटा आंकड़ा नहीं है, 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार देश में किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। देश में इस योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अब तक किसानों के बैंक खातों में 16 किश्तें पहुंचाई जा चुकी हैं और अब तक किसानों को इस योजना से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण और सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, जिसका उदाहरण ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना और किसानों के चेहरे की मुस्कान है। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने गुजरात के साबरकांठा में साबर डेयरी पनीर प्लांट के वादे को पूरा किया है। 28 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पनीर प्लांट की आधारशिला रखी थी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है, वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। और 22 फरवरी 2024 को साबरकांठा के इस पनीर प्लांट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज साबरकांठा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। 650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ये साबर डेयरी पनीर प्लांट करीब 5 एकड़ भूमि पर स्थित है। इस प्लांट में सालाना 20 मीट्रिक टन चेडर चीज, 10 मीट्रिक टन मोज़रेला चीज और 16 मीट्रिक टन प्रोसेस्ड चीज का उत्पादन किया जाएगा। वहीं पनीर के निर्माण के दौरान उत्पन्न मट्ठा को भी मट्ठा सुखाने वाले संयंत्र में सुखाया जाता है, जिसकी क्षमता 40 मीट्रिक टन है। इस पनीर प्लांट में सालाना 1 करोड़ 20 लाख लीटर दूध का उपयोग होगा।
जिससे साबरकांठा के पशुपालकों को वार्षिक 700 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। आपको बता दें कि इस डेयरी से 3,85,000 से अधिक पशुपालक जुड़े हैं और यहाँ रोजाना 33 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण किया जाता है। बीते 10 वर्षों में मोदी सरकार ने डेयरी उत्पादन और पशुपालकों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कार्य किए हैं और साबरकांठा में बना ये साबर डेयरी पनीर प्लांट पशुपालकों को सशक्त बनाने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जो कहा वो किया सीरीज के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक एक्सप्रेसवे से देश के विकास को दी एक्सप्रेस रफ्तार। 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े क्षेत्र में विकास की एक नई गंगा बहेगी। ये गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के तौर पर आपको मिलने जा रही है। 16 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने ही उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 22,500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। गाजीपुर से लखनऊ तक करीब 341 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को मात्र 40 महीने में बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ को मजबूत कनेक्टिविटी मिली है। साथ ही ये एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर इस पूरे क्षेत्र को दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी देता है। इस 6 लेन एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 5 रैमपास, 7 अंडरपास, 118 छोटे पुल और 502 पुलियां हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से गाजीपुर से दिल्ली तक का सफर मात्र 10 घंटे का रह गया है। साथ ही इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे से जहां एक ओर पूर्वांचल को विकास की नई गति मिली है तो वहीं दूसरी तरफ ये एक्सप्रेसवे पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को भी साकार कर रहा है। मोदी जरुरी आहे कारण 370 हटवून काश्मीरमध्ये गुंजले समृद्धीचे नारे, व्हॅलीमध्ये पोहोचले विकासाचे वारे। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा, पुन्हा एकदा मोदी सरकार। मोदी जरुरी आहे कारण मेक इन इंडियामुळे बनूया आत्मनिर्भर। मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये बनायचं आहे वर्ल्ड लीडर। विकसित भारताचा आजच संकल्प करा, पुन्हा एकदा मोदी सरकार। बळीराजाच्या डोळ्यात जागली आस, अंधरल्या नशिबात पेरला प्रकाश।
बळीराजाच्या डोळ्यात जागली आस, अंधरल्या नशिबात पेरला प्रकाश. प्रवासही झाला आता ज्यादा सुखकर, महिलांनी युवकांना सवलत मिळणार. राबणाऱ्या हातांना मिळे रोजगार, राबणाऱ्या हातांना मिळे रोजगार. आमचे सरकार महायुती सरकार, आमचा परिवार महायुती सरकार. आमचे सरकार महायुती सरकार, आमचा परिवार महायुती सरकार. घरोघरी सुखी होईल लाडक्या या बहिणी, प्रेम अन मायेची ही चौवळणी. घरोघरी सुखी होईल लाडक्या या बहिणी, प्रेम अन मायेची ही चौवळणी. जनतेचे आरोग्य आणखी सुरक्षित, लाभापासून कोणीही राहीन वंचित. नवा महाराष्ट्र महायुतीचा निर्धार, नवा महाराष्ट्र महायुतीचा निर्धार. आमचे सरकार महायुती सरकार, आमचा परिवार महायुती सरकार. आमचे सरकार महायुती सरकार, आमचा परिवार महायुती सरकार. महायुती सरकार, आपले सरकार आपला परिवार. मोदींची गॅरंटी म्हणजेच प्रत्येक गॅरंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गॅरंटी. मोदीची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गॅरंटी. महाराष्ट्र एक कृषीप्रधान राज्य असून इथल्या शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी मोदी सरकारनं अनेक योजना सुरू केल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलेली गॅरंटी पूर्ण करून दाखवली आहे. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत देशातील तब्बल 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 3 लाख कोटींहून अधिक सन्मान निधी देण्यात आलाय. यामध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 21,000 कोटींहून अधिक सन्मान निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये ट्रान्सफर करण्यात आलाय. त्यामुळे पंतप्रधानांनी दिलेली गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची ही गॅरंटी, असंच महाराष्ट्रातला बळीराजा म्हणतोय. संपूर्ण देशातल्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याला किसान सन्मान निधी पर्टिक्युलर ज्या तारखा ठरलेल्या त्या तारखेला बरोबर तो पैसा आमच्या सर्व शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा होतो. आम्हाला त्याचे हप्ते मिळतात आणि काही ना काही लाभ होतो. मोदी सरकारमुळे शेतकऱ्यांना भरपूर फायदे होतात. किसान सन्मान योजना खरोखर खूप शेतकऱ्यांकरता वरदान ठरणारी आहे. महाराष्ट्रातला बळीराजा समाधानी आहे, तो सदैव असा समाधानी राहो यासाठी महायुती सरकार सतत प्रयत्नात असून येणाऱ्या काळातही देशाला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा देशवासियांना गॅरंटी दिली आहे. मोदीची गॅरंटी म्हणजे गॅरंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गॅरंटी. मोदींच्या या विश्वासाला सत्यात उतरवण्यासाठी आता उभा महाराष्ट्र पुन्हा एकदा सज्ज आहे. मोदी सरकारची पीएम स्वनिधी योजना गोरगरीब पथारी व्यावसायिकांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. कोरोनामुळे रस्त्यावरील या छोट्या व्यावसायिकांना लॉकडाऊनचा फटका बसला. व्यवसाय पुन्हा उभारता यावा यासाठी मोदी सरकारनं 10,000 ते 50,000 अर्थसहाय्य देणारी योजना सुरू केली. आज या योजनेच्या माध्यमातून 1,05,00,000 पथारी व्यावसायिकांनी कर्जासाठी नोंदणी केली आहे. 10,900 कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झालंय. व्यावसायिकांना या कर्जाच्या व्याजावर अनुदान सुद्धा मिळतंय आणि सोबत डिजिटल व्यवहारावर कॅशबॅकही मिळतोय. महाराष्ट्रातील 9 लाख पथारी व्यावसायिकांना स्वनिधी योजनेतून कर्ज वाटप झालंय. मोदी सरकारच्या या योजनेबद्दल तुमची काय मतं आहेत? विकसित भारत संकल्प पत्रासाठी तुम्हीही सूचना देऊ शकता नमो ॲपच्या माध्यमातून किंवा 909090
2024 या नंबरवर मिस कॉल देऊन. मोदी सरकारने गेल्या 10 वर्षात महिला शक्तीला सशक्त आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक योजना सुरू केल्या. देशातल्या महिला शक्तीची ताकद मोदी सरकारने ओळखली. 2024 ते 25 अर्थसंकल्पात महिला आणि मुलींच्या कल्याणकारी योजनांसाठी 3 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली. स्वयंरोजगारातून महिला स्वतःच्या पायावर उभ्या राहाव्यात यासाठी लखपती दीदी योजना सुरू केली. 1 कोटी महिलांना आतापर्यंत लखपती दीदी बनवण्यात मोदी सरकारने मदत केली. आता मोदी सरकारचे 3 कोटी लखपती दीदी बनवण्याचे लक्ष्य आहे. अंगणवाडी सेविका आणि आशा वर्कर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांना देखील आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळणार. सर्व्हायकल कॅन्सर सारख्या आजारापासून देशातल्या लेकींचा बचाव करण्यासाठी वय वर्ष 9 ते 14 वयोगटातील मुलींना लस देण्यात येणार. मोदी सरकारच्या महिला सशक्तीकरणामुळे एका नव्या युगाची सुरुवात झाली. विकसित भारताच्या पायाभरणीत महिला शक्ती महत्त्वाचा भाग बनणार आहे.